सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ न कुछ खास चर्चाएं लेकर के आप सभी तक आता हूं और हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है कि जनहित से जुड़े हुए वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं पर धरातल तक हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या इतने वर्षों की राजनीति का एक इतिहास जो रहा है यहाँ पर, और इतिहास के साथ साथ हमारे भारत देश की जो व्यवस्थाएँ थी, खासतौर पर आम नागरिकों को दी जाने वाली वो व्यवस्थाएँ जो कहीं ना कहीं पर एक प्रश्न खड़ा करती है। और वो प्रश्न यह है कि आज पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन कुछ जनजातियां जो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर हैं, जिनकी कभी एक आबादी बाहुल्य हुआ करती थी, आज वो जनजातियां कहीं ना कहीं पर विलुप्त होने की कगार पर हैं। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आया। आपको पता होगा कि आज पूरे देश भर में अगर हम बैगा जनजाति की बात करें तो वो किस स्थिति में है और कितनी इसकी जातियां बची हैं, कितने लोग बचे हैं, कितनी यहाँ पर आबादी बची है। साथ ही साथ फिर बात आती है आदिवासी समुदाय में, जैसे कि गोंड समाज, कोल समाज और भी तमाम कई सारे आदिवासी समाज के अंतर्गत आने वाली वो जनजातियाँ जो आज इसी देश में रहती तो हैं और इनके नाम पर अरबों खरबों के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, हर वर्ष इन पर पैसे खर्च किए जाते हैं, हर वर्ष इनके नाम पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसका बाकायदा विवरण बनाया जाता है। सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि आदिवासी समुदाय के लिए अगर विकास कार्यों को लेकर के सरकार इतना चिंतित है, हम यह नहीं कहते कि वर्तमान की सरकार हो या फिर पूर्व की सरकार, क्योंकि लगातार इस भारत देश का एक इतिहास रहा है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होते आए हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर कभी कांग्रेस रही, कभी फिर भारतीय जनता पार्टी आई और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होती है। यहाँ पर प्रश्न यह नहीं कि सरकार किसकी है, प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या वास्तविकता में आदिवासी समुदाय का जो जीवन है वो कितना अस्तित्व में है और किस तरह का जीवन यापन आज ये लोग कर रहे हैं। आपको बताऊं कि जब हम क्षेत्रों की ओर जाते हैं, भ्रमण करते हैं, निकलते हैं, वहाँ पर स्थितियों का जायज़ा लेते हैं, उनकी जानकारियाँ लेते हैं, तो हमें जानकारी यह मिलती है कि कई सारे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर सरकार की सारी सुविधाएं तो पहुँची, वहीं पर उसी ग्रामीण क्षेत्र का दूसरा एक हिस्सा होता है जिसे हम छोटी मोटी बस्तियों के नाम से जानते हैं, जिसमें आपने भी देखा होगा कि जब हम किसी शहर से गांव की ओर जाते हैं और गांव से फिर अंदर बसे उन छोटे मोटे गांव की जो बस्तियां हैं वहां पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि किसी न किसी एक जाति का पूरा प्रवास होता है। वहां पर लोग रहते हैं, फिर 150 की आबादी हो, 20-30 मकान हो, तमाम कई ऐसी गतिविधियां जो देखने को मिलती हैं। आपको बताऊं कि आदिवासी समाज के नाम पर लगातार इतने वर्षों से सिर्फ राजनीति होती आई है और राजनीति होने के साथ साथ अखबार के पन्नों में हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे विकास कार्य कर दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, कभी आपने भी एहसास किया होगा, आपको महसूस होता होगा कि वाकई में अगर सरकारें इतना पैसा खर्च करती हैं तो ये पैसा जाता कहाँ है। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे अधिक आबादी आदिवासी समुदाय की ही होती है। आपको बताऊं कि हमने देखा इस पूरे चुनावी सत्र के दौरान और इससे पहले भी कई जगहों पर आना जाना होता था, वहाँ पर हम देखते थे कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी पानी की व्यवस्था नहीं होती है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी एक आंगनवाड़ी केंद्र नहीं होता है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी विद्यालय नहीं हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी सड़कें नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। यहाँ इतने वर्षों से लोगों ने राजनीतियाँ की है, राजनीति के साथ साथ लोग चुनाव लड़ते आए, चुनाव लड़ने के साथ बाकायदा उन्हें जनता ने चुना, अवसर दिया। 5 साल नहीं बल्कि 15 नहीं बल्कि 20 साल, 25 साल, 30 वर्षों का जो एक लगातार कार्यकाल था लोगों ने दिया, जनता ने वोट दिया तो आप चुनाव जीत करके आए, आपको बाकायदा कुर्सी मिली, आपको बाकायदा सरकार सैलरी देती है। चुनाव ख़त्म होने के बाद अगर आप दोबारा विधानसभा के प्रत्याशी नहीं हैं या चुनाव आप हार गए तब भी आपकी पेंशन बरकरार होती है। लेकिन उस आदिवासी समुदाय का क्या,
जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। कई गाँव में हम जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, जब हमने लोगों से बात की, हाल फिलहाल जैसे मेरे पास कुछ गाँव के विषय आए थे, जिसमें अगर हम शहडोल संभाग की 8 विधानसभा की बात करें, कई जगहों पर ये स्थिति थी कि वहाँ आज तक लाइट नहीं पहुँची, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती है, खेती किसानी के लिए जो है तो किसी तरह कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। साथ ही साथ वहाँ पर आज आपने देखा होगा कि वर्तमान में करोड़ों रुपए की लागत से पानी की टंकियाँ बनाई गई, नहर की व्यवस्थाओं के नाम पर बहुत पैसा खर्च किया गया, जल संरक्षित करने के लिए डैम बनाए गए, सब कुछ बनाया गया। स्कूलों के नाम पर जो है तो काफ़ी फंड खर्च किए गए, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर पैसा खर्च किया गया, अन्य मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भी बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। हर साल इनका बजट बनता है और हर 5 साल में इनका एक डेमोक्रेटिक आधार पर पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, इनकी एक बायोग्राफी तैयार की जाती है कि हमें कहाँ पर कितना खर्च करना है। तो उस एजेंडे के आधार पर जो पैसा खर्च करना होता है, उस पैसे को बाकायदा खर्च तो किया जाता है। तो फिर यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जब पैसे खर्च किए गए तो वो सुविधाएं आज तक वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाई। दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर ख़ास तौर पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे बैगा जनजाति के लोग हों, कोल जनजाति के लोग हों, या फिर गोंड आदिवासी, मतलब कहा जाए कि कई ऐसी आबादियाँ हैं, क्योंकि अगर मैं उनकी लिस्ट बताना शुरू करूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा समय मुझे लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन वास्तविकता के आधार पर जो वर्तमान की स्थितियां हैं, उन स्थितियों पर सुधार कब आएगा और कैसे आएगा। आज यहाँ पर जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय पर वोटिंग हुई, वोटिंग के दौरान अब कैलकुलेशन शुरू हुआ कि किसको कितने वोट मिले होंगे। सवाल यहाँ पर यह नहीं कि किसको कितने वोट मिले होंगे, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या जो भी व्यक्ति चुनाव जीत करके आएगा, कुर्सी में बैठेगा, वो क्षेत्र और क्षेत्र के विकास के लिए करेगा क्या। क्योंकि आज वर्तमान से लेकर के अगर हम पिछले इतिहास में भी जाते हैं तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि नेताओं ने जनता का विकास कम और अपना अधिक किया है। अब आप सोचिए कि आज अगर आदिवासी समुदाय की जो स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि आदिवासी समुदाय के जो बड़े नेता होते थे, उन्होंने ही अपने समाज के आदिवासी भाइयों के साथ कहीं ना कहीं पर चतुरता के साथ सिर्फ वोट लेने का काम तो किया, लेकिन धरातल तक जिन योजनाओं को पहुंचाना था, उन योजनाओं को पहुंचाने में पूरी रूप से असफल रहे। आपको बताऊं कि सरकार की तमाम कई सारी योजनाएं होती हैं और सरकार की योजनाएं गलत नहीं है, सरकार गलत नहीं होती है, लेकिन निचले स्तर पर बैठे ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें 5 वर्ष मौका मिलता है, चाहे फिर सांसद महोदया हों या फिर हमारे विधानसभा के विधायक हों, तो इन्हें इतना अवसर मिलने के बावजूद, क्योंकि जब चुनाव हो रहा होता है तो चुनाव के बाद जब वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद रिजल्ट आता है, तो उसके बाद 5 साल तक उन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई झांकने तक नहीं जाता। हाल फिलहाल हमारे पास कुछ जो बहुचर्चित गांव के नाम आए, जहां पर 1980 के दशक के बाद सड़क नहीं बन पाई। पानी लेने के लिए एक वृद्ध व्यक्ति कांवर में, यानी आपने देखा होगा ना कि बांस की डंडियों पर जो है तो 2 कंधे पर लाद करके 2 पानी के डिब्बे ले करके वो एक ऐसे कुएं के पास जाता है जिस बहुत सीमित मात्रा में बहुत छोटा सा कुआं होता है। तो ये स्थितियां क्यों आखिर निर्मित हुई। वो था ग्राम पटपरिया, एक बैगा डबरा नाम की जगह है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर क्षेत्र कहलाए। वहाँ पर करीब 5 से 10 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर स्थितियाँ कुछ ज़्यादा खास नहीं होती हैं। साथ ही साथ आप हमारे इधर जब आते हैं तो एक छकड़िया करके गांव है, वहाँ पर लगभग 30 से 40 मकान होंगे। वहाँ पर किसी तरह की आवास योजना का लाभ नहीं, बिजली व्यवस्था का पता नहीं होता। बिजली व्यवस्था है लेकिन पानी की सुविधा का कोई पता नहीं होता। वर्षों से वहाँ सड़क नहीं बनी होती है। और लगातार बात ये आई कि कई वर्षों से जो चुनाव होते आए हैं, उन चुनाव में हमेशा से किसी भी दल के नेता रहे हों, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट तो मांगा और वोट मांगने का माध्यम बनाया उसी सड़क को, उसी पानी की व्यवस्था को, और वहाँ पर की मूलभूत सुविधाओं के नाम पर लगातार सिर्फ और सिर्फ वोट मांगे गए। यहाँ पर कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। आज कई जगहों पर हम जा रहे होते हैं, देखते हैं, तो जो स्थितियाँ होती हैं वो वाकई में देखने योग्य स्थिति होती है, क्योंकि जब उन स्थितियों का जायज़ा लिया जाता है तो उन स्थितियों के आधार पर ये तय होता है कि वास्तविकता में सरकार का सिर्फ पैसा खर्च हुआ है और लोगों ने कुछ
करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अगर कुछ करने का वहाँ पर प्रयास किया होता तो आज़ादी के 75 वर्ष ख़त्म हुए और 76वें वर्ष में हम चल रहे होते हैं, तो वास्तविकता में क्षेत्र का कितना विकास हुआ। तो क्षेत्र का तो ठीक था कि चलिए सरकार का जो मैनिफेस्टो था उस आधार पर कुछ हद तक काम हुए, ऐसा भी नहीं कि क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची तो, लेकिन जहां पर पहुंचना था वहां आज भी मूलभूत सुविधा विहीन जो है सुविधाएं होती हैं, क्योंकि जब मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, कई जगहों पर हमने देखा, वहाँ पर जायज़ा लिया, हमने पता करने का प्रयास किया कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल होते हैं। वहाँ पर जब हमारे गांव का कोई एक व्यक्ति उन सारे बच्चों को लेकर के वहाँ स्कूल तक छोड़ने जाए फिर लेने जाए, तब हमारे बच्चे जा पाते हैं। कई जगहों पर आवागमन के जो मार्ग नहीं हैं, उसकी वजह से तमाम कई सारी समस्याएँ आई। उसके साथ कई सारी समस्याएं इसलिए आई क्योंकि साधन संसाधन ना होना। ख़ास तौर पर आपको पता है कि आज वर्तमान में सरकार की अगर सुविधाएं मिल रही हों या ना मिल रही हों, क्योंकि आज यहाँ पर देखा जाता है कि योजनाओं का प्रलोभन बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि इस चुनावी सत्र में यहाँ पर लाडली बहना योजना चलाई गई, तमाम कई सारी योजनाओं को का प्रलोभन दिया गया। ठीक है, प्रलोभन से बेहतर था कि हम उनकी स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करते, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें वोट बैंक की राजनीति करना है। मैं किसी एक दल की नहीं, हर दल की बात करता हूँ, क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो तैयार तो होता है, लेकिन उस मैनिफेस्टो के आधार पर काम करने की जो इनकी क्षमता है वो होती ही नहीं है। मैनिफेस्टो सिर्फ नाम के होते हैं। यहाँ पर मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि क्या आदिवासी समुदाय के लिए सच में यहाँ पर काम हुए हैं? आदिवासी समुदाय को कितना फ़ायदा हुआ है सरकार से? चाहे सरकार किसी की भी रही हो, वर्तमान के जो हालात हैं उन्हें देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि अरबों खरबों करोड़ रुपए जो इतने वर्षों में बर्बाद किए गए, सिर्फ वो बर्बादी की ओर गए। क्योंकि इनका जो सिस्टम बना, उनका सिस्टम ये था कि एक पर पहल की गई और दूसरे को बिना पहल के ही छोड़ दिया गया। वास्तविकता के तौर पर मैं बताऊं कि कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनका एक हिस्सा काफ़ी बहुत डेवलपमेंट होता है और दूसरे छोर को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर ना तो किसी को जानकारी होती है कि वास्तविकता में ऐसे कोई गांव हैं भी। दूसरा, लोगों ने एक मानसिकता बनाई कि अगर 150 वोट नहीं भी मिले तो उससे कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि आज चुनाव लड़ने के जो मायने हैं वो बदल चुके हैं। चुनाव लोग अपने लिए लड़ते हैं, ना कि जनता के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि ये माहौल अब धीरे धीरे जो है तो देश में जहर की तरह फैल रहा है। आज जो चुनावी विसंगतियां हैं वो तमाम आपके हमारे सभी के सामने होती हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पैसे बर्बाद होते हैं वो आखिर आते कहाँ से हैं? और पैसे अगर खर्च हो रहे हैं तो आप जब एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करते हैं तो क्या ऊपर बैठे उन अधिकारियों को और जिला प्रशासन को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए था या नहीं कि वास्तविकता के आधार पर हम जिन लोगों तक ये पैसा खर्च कर रहे हैं, जिन पंचायतों तक हम ये पैसा खर्च करने जा रहे हैं, उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? ये जिम्मेदारियां किसकी बनती थी? अगर मैं ये बात कहूं कि जो हमारे क्षेत्र के विधायक होते हैं, हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारियां नहीं बनती कि उन्हें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि वास्तविकता के आधार पर क्या सही जगह पर पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं? हमने देखा कि ग्राम पंचायतों में भी जो स्थितियां बनी कुछ खास बेहतर नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर स्थितियाँ ये बनी जब लोगों ने पैसों का भरपूर दुरुपयोग किया। जहाँ पर आवश्यकता नहीं होती थी वहाँ पर लोगों ने पुलिया बना दी, जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर लोगों ने चेक डैम बना दिया। हमने कई जगहों का ऐसा जायज़ा लिया जहाँ पर 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तमाम जहाँ कहीं ज़रूरतें नहीं वहाँ पर सड़कें बना दी जाती हैं। लेकिन जहाँ ज़रूरत है वास्तविकता के आधार पर, जैसे कई जगहों पर हम गए, वहाँ पर हम देखते हैं कि किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, तो वो होता है सिंचाई का संसाधन। जब हम उन्हें पानी का संसाधन देंगे तब जा कर के एक किसान अपना बेहतरीन खेती बाड़ी का काम कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमने उन्हें दिया ही नहीं। तो इस तरह की अगर स्थितियां हैं तो क्यों हैं? तो इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि हम बेहतर और समृद्धशाली एक विधानसभा बना पाएँ, एक संभाग को समृद्ध बना पाएँ। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी ऐसी ही कुछ खास चर्चाओं के साथ।